गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके क्लासेस। आज हम पढ़ने चल रहे हैं बेसिक फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन का हम बेसिक फार्मूला जानेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है बेसिक फार्मूले हमारे? इसमें हमारा जो है पहला फार्मूला है, हमने आपको पहले हमारे लास्ट लेक्चर्स में बताया है कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई फंक्शन है x पावर n, इसका हम अगर इंटीग्रेशन कर लेते हैं, मान लीजिए y हमारा कोई फंक्शन है और y इज इक्वल टू है x पावर n, और हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx। और हमने आपको बताया था x पावर n dx हमारा जो है कन्वर्ट हो जाता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और हमने आपको बताई थी कि यहाँ पर आता है हमारा प्लस सी क्यों आता है ये भी हमने आपको बताया था। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई लिमिटेशंस नहीं दी गई हैं, मतलब कि ये इनडिफाइनाइट टर्म है हमारा। और हमें पता है जब हमारा इनडिफाइनाइट टर्म, या कह सकते हैं कि अगर लिमिटेशंस न दी गई हो या नो लिमिटेशंस कह सकते हैं, जब हमारा कोई ऐसा टर्म होता है नो लिमिटेशंस या इनडिफाइनाइट टर्म होता है तो वहां पर हम लगा लेते हैं प्लस सी। ये आपको पहले ही बताया है। आइए एक दूसरा एग्जांपल लेकर के इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन y इज इक्वल टू हमारे पास x की पावर 3 है, तो हम अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ y dx जब करते हैं तो ये आएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3 dx इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा x पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 और फिर ये प्लस c, और इसको ऐड कर लेंगे तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट, देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन को और ऐसे लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है y इज इक्वल टू x अंडर रूट ऑफ x, तो यहाँ पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट x dx। और इसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं कि हमारा कौन से फॉर्म में है, x की पावर हाफ, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x पावर हाफ dx। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये हमारा आ जाता है x पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। तो ये प्लस c करके आएगा क्योंकि यहाँ पर भी लिमिटेशंस हमें नहीं दी गई हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आता है 2 1 जा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आ जाता है हमारा x पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। क्योंकि ये अपॉन का अपॉन है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाता है फाइनली 2x पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c। तो आंसर ये हमारा आ जाता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट्स ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x, तो इसका हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा ये जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट x dx। डायरेक्ट वैल्यू, इस बार डायरेक्ट ये इंटीग्रेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x हम अगर ऊपर ले जाते हैं तो हमारा ये हो जाएगा x पावर माइनस 1/2, और इंटीग्रेशन इसका हम कर लेंगे अब, तो ये हमारा हो जाता है इंटीग्रेशन यहां से, तो ये हो जाएगा x पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। तो इसका जो इंटीग्रेशन होकर के हमारा वैल्यू आने वाला है वो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। 2 1 जा 2, यहाँ पर प्लस 2 और यहाँ पर माइनस 1, तो प्लस 2 माइनस 1 क्या हो जाता है, तो आएगा 1 पॉजिटिव 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं x पावर 1/2 अपॉन 1/2। यहाँ पर आप फिर से ध्यान दीजिए, ये अपॉन है और यहाँ पर एक अपॉन और है तो ये आएगा ऊपर। तो यहाँ से हमारा आ जाता है 2x पावर हाफ, और यहाँ पर प्लस c, यहाँ पर भी हमारा प्लस c और यहाँ पर भी हमारा प्लस c। तो x पावर हाफ मतलब हम लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से आ जाता है 2x पावर हाफ। x पावर हाफ हमने क्या माना था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, x पावर हाफ हमने लिया था अंडर रूट x, तो यहाँ से हमारा आ जाता है 2 अंडर रूट x प्लस c। तो हमारा ये आंसर आ जाता है
आइए स्टूडेंट्स कुछ और फॉर्मूलों को देखते हैं और आगे समझते हैं हमारा और क्या है। अभी हमने इनडिफाइनाइट टर्म में लिया नो लिमिटेशंस, अब हम कुछ लिमिटेशंस वाले फॉर्मूले लेकर के चेक कर लेते हैं। आई होप ये एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। चलिए आइए स्टूडेंट्स एक और फॉर्मूले लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हमारा एक और है क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझते हैं उस फॉर्मूले को। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए हमारे पास लिमिटेशंस दी गई हो एक्स पावर, मान लीजिए कोई फंक्शन है एक्स पावर 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है 2 to 4 लिमिटेशंस। अब की बार यहाँ पर ध्यान दीजिए लिमिटेशंस दी गई है 2 से लेकर के 4 तक की, और ये हमारा वैल्यू है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स पावर 2 है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या, ध्यान दीजिए पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे dx के x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा x पावर 2, तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा ये टर्म बदल जाता है x पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 में, और फिर ये हमारी लिमिटेशंस 2 to 4 यहाँ पर आ जाती है 2 to 4। अब ध्यान दीजिए हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, x पावर 3 अपॉन 3, 2 to 4 लिमिटेशंस है, प्लस c नहीं लिखेंगे अब की बार क्योंकि यहाँ पर हमारी लिमिटेशंस दी गई हैं। लिमिटेशंस ना दी गई होती तो हम यहाँ पर प्लस सी लिख देते। ये हमारा क्या है, फाइनाइट टर्म है, सॉरी ये हमारा हो जाता है फाइनाइट टर्म, और फाइनाइट टर्म को हमारा यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर लिमिटेशंस दी गई हैं कि हमें इतने लिमिट में रखना है इनको वैल्यूज को। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। ये नॉर्मली हमारा इंटीग्रेशन होता है। लिमिटेशंस की क्या मतलब हो जाते हैं, लिमिटेशंस देने से क्या हो जाता है, ये ध्यान दीजिए। एक बार हम x के प्लेस पर 4 रख लेते हैं और उसके बाद सेकंड वे में हम क्या करते हैं, x की जगह पे एक बार 2 रखते हैं और ऊपर वाले फंक्शन को नीचे वाले फंक्शन से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, x की जगह पे एक बार 4 रख लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पावर 3/3 और फिर माइनस, फिर वही x की जगह पे एक बार 2, तो x की पावर 2, सॉरी x की जगह पे एक बार 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगी 3/3। ये हमारा हो जाता है। अब हमारा लिमिटेशन से यहाँ से हट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको कर लीजिए सॉल्व। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64/3 माइनस यहां से होगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8/3। तो यहां से ये वैल्यू आ जाती है हमारी, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो जो है हमारा न्यूमरेटर को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा आ जाता है 3 और 64 माइनस 8। तो यहाँ से इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये आएगा फाइनली हमारा, यहाँ से आंसर आ जाता है 64 में से -8 करेंगे तो आएगा हमारा 56/3 एंड इट इज आवर आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको और समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ से। तो मान लीजिए हमारे पास है 0 से 2 तक लिमिटेशन है इस बार हमारे पास, और वैल्यू हम ले लेते हैं x की पावर 4 और dx है, इसका कर लेते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर वही x की पावर 4 हमारा कन्वर्ट हो जाएगा x पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, लिमिटेशन 0 से 2 तक, और फिर x पावर 5 हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा 5 और फिर यहाँ से फिर वही लिमिटेशन 0 से 2 तक, प्लस c तो आएगा नहीं, इसका तो आपको हमने बताया ही क्यों नहीं आता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर यहाँ पर अब फिर x की जगह पे एक बार 2 रखना है आपको, एक बार x की जगह पे 0 रखना है। x की जगह पे एक बार 2 रख लीजिए, तो यहाँ से लिख लेंगे 2 पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक बार x की जगह पे 0, तो 0 पावर 5 अपॉन 5 हो जाएगा। किसी भी यहाँ से ध्यान दीजिए 2 पावर 5 हमारा क्या हो जाएगा 32 अपॉन 5 और माइनस 32 कहाँ से आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। 2 को 5 टाइम लिखना है, मतलब 2 को यहाँ पर 5 टाइम, तो यहाँ पर लिख लेंगे मल्टीप्लाई में 2 को 5 टाइम, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो यहाँ से हमारा आ जाता है 32 32 अपॉन 5 माइनस
0 की पावर 5 मतलब 0 ही आएगा। अगर टोटल टर्म हमारा डिवाइड होकर के भी यहाँ पर क्या आ जाता है 0, तो हमारा जो आंसर आ जाता है यहाँ से 32/5, ये हमारा आंसर होता है। आई होप ये आपको और भी अच्छे से समझ में आया होगा। जहां पर आपको नहीं समझ में आया हो वहां पर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे आसानी से पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ और फॉर्मूलों को देखते हैं। जैसे हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ, ले लेते हैं x पावर -1 का इंटीग्रेशन करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। क्योंकि ये हमारा x पावर -1 को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x के फॉर्म में। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे, जब हम डिफरेंशिएशन में log ex का जब हम डिफरेंशिएशन करते थे d/dx के रिस्पेक्ट में, ये हमारा आ जाता था 1/x। क्योंकि हमने आपको बताया कि हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है वो अपोजिट होता है किसके, इंटीग्रेशन के, या कह सकते हैं इंटीग्रेशन हमारा अपोजिट होता है dx के। तो यहाँ पर जो हमारा 1/x आता था, यहाँ से आ जाता है ये हमारा log ex। तो यहाँ पर जो हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इस बार करते हैं 1/x का, तो ये हमें वैल्यू यहाँ से आ जाती है log x बेस ई। यहाँ पर ये मॉड में आ जाता है वैल्यू, और फिर लिमिटेशंस नहीं दी गई हैं तो प्लस सी करके आएगा। मॉड में क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा वैल्यू जो है पॉजिटिव आनी चाहिए, x की वैल्यू में रखा जाएगा। मॉड का मतलब ये है कि माइनस में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, हमारी वैल्यू जो है प्लस में आनी चाहिए। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर हमारा जो एग्जांपल हो जाता है 2 से 5 तक की मान लीजिए लिमिटेशंस हैं, और फिर यहाँ पर वैल्यू जो हम ले लेते हैं x पावर -1 ही ले लेते हैं dx, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू जो आ जाता है क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x वही आएगा, 2 to 5 लिमिटेशंस में आएंगे, ये हमारा dx। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो यही हमारी वैल्यू आएगी log x, और फिर वैल्यू आएगी हमारी किसमें 2 to 5 लिमिटेशंस दी गई है। यहाँ पर प्लस सी आने के कोई चांसेस नहीं है, यहाँ पर लिमिटेशंस नहीं दी गई थी तो प्लस सी, यहाँ पर लिमिटेशंस दी गई तो नॉर्मली आएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक बार x के प्लेस पे 5 और एक बार x के प्लेस पे 2, तो यहाँ से आएगा log यहाँ पर 5, और फिर मॉड में रखने की कोई जरूरत है नहीं, यहाँ पर आएगा मॉड में ही। यहाँ पर मॉड में नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, तो मॉड में रखने की जरूरत नहीं। मॉड के लगाने का मतलब हमारा यही होता है कि वैल्यू जो हमारी हो अगर माइनस में हो तो पॉजिटिव हो जाए बस। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा log 5 और फिर माइनस log 2 बेस ई। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसा है, लॉग में लॉगरिथम में ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है 5/2 बेस ई में, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया कुछ और क्वेश्चंस। आइए देखते हैं एक आध दो और फॉर्मूले जो हमारे बचे हैं वो आज के लेक्चर्स में। इसके बाद कुछ और फॉर्मूले जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड होंगे वो हम आपको बताएंगे कल। चलिए आइए देखते हैं और कुछ फॉर्मूलों के बारे में। जैसे हमारे पास कुछ एक हमारा पहले डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा था e पावर x का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं, अब वहां पर डिफरेंशिएशन करते थे, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू हमारी सेम वही आनी है e पावर x, और यहाँ पर नो लिमिटेशंस तो प्लस c फॉर्म में। वैसे फॉर्मूले तो हमारे सारे यहाँ पर हो गए, जो बेसिक फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले जो है आपको बताएंगे कल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास केवल dx का इंटीग्रेशन करना है, तो केवल अगर dx का जो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो यहाँ पर जब हमारे पास कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास x को हम 0 मान करके सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं हमारे पास x 0 है, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा x के टर्म में, तो ये आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, और ये इंटीग्रेशन अब का साइन अब यहाँ से हट जाएगा, ये आ जाएगा, और फिर उसके साथ प्लस सी। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 0 + 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x पावर 1 अपॉन 1 प्लस सी। तो x पावर 1 का मतलब 1 ही होता है, और x अपॉन 1 का मतलब भी 1 ही होता है, तो x ही होगा। मतलब कहने का कि x पावर 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर कोई चीज x पावर 1 हो तो x ही आएगा, और अगर x अपॉन 1 भी है तो भी हमारा x ही आएगा। तो दोनों कंडीशन में x आते हैं तो x ही लिखेंगे, और ये आ जाएगा हमारा x + c आंसर। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको।
क्वेश्चन जान लीजिए, हमारे पास है 3x² dx। तो इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका जब इंटीग्रेशन करें, क्योंकि ये 3 जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन x² dx का। तो अब ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा हमारा 3 × x⁻2 + 1/2 + 1 लिख सकते हैं। और ये हमारा नो लिमिटेशंस में है तो मतलब +c। उसके बाद यहाँ से आएगा हमारा 3x⁻3/3 और फिर +c में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारा जो आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स x⁻3 + c। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जहां पर आपको नहीं समझ में आया आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको जहां पर नहीं आया हो। कल का हमारा या फिर आगे वाला जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर होगा और फॉर्मूलों के बेसिस पर भी होगा, ठीक है, और कुछ फॉर्मूले भी होंगे। तक के लिए धन्यवाद।